ये ये हत्थे ना हो तो पाल्टी मार के बैठ जाऊंगा मैं। बिना हत्थे वाली है क्या? अच्छा चलो ये रखो। हेलो, अब तुम ध्यान से देखना। 5 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर एक करें। परीक्षा के समय भ्रामरी भी कर सकते हैं। अब ये बाकी सवाल भी पूछ, चिंता मत करो। पहला प्राणायाम, पालती मार के बैठ जाओ। इसको कहते हैं सुखासन। जैसे ढंग से बैठ सकते हो वैसे बैठ जाओ। और इसके बाद पहले धीरे धीरे जो हमारे शरीर में हवा है उसको बाहर निकाल दो। मैं बता रहा हूं कैसे। जब हवा हम बाहर नाक से निकालेंगे तो अपने आप पेट भी अंदर जाएगा। पेट अंदर जाता चला जाएगा। पेट जैसे जैसे देखो तुम, अब पूरी हवा निकालने के बाद फिर धीरे धीरे सांस लो। ऐसे ही धीरे धीरे सांस छोड़ो और सांस लो, सांस छोड़ो और सांस लो। यह पहले प्रकार का प्राणायाम। दूसरे प्रकार का जो प्राणायाम है, अभी नाम नहीं बता रहा मैं क्योंकि ज्यादा चक्कर में नहीं डालना चाहता। अपने अंगूठे को लगाओ दाहिनी नासिका छिद्र में, छोटी उंगली बाएं पे और 3 उंगली ऐसे माथे पे। पहले बाएं नासा छिद्र से, मतलब नाक के छिद्र से सांस बाहर छोड़ो, फिर पेट अंदर जाएगा। फिर बाएं से ही लो और दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो और बाएं से छोड़ो। समझ में आई? ये हो गया दूसरा प्रकार। अब परीक्षा का समय ज्यादा प्रकार नहीं बताता। एक है भ्रामरी। ये मन को एकाग्र चित्त करते है। भ्रामरी भी सिखाता हूं। पहले दोनों नासिका छिद्रों से सांस बाहर निकाल दो। अंगूठे कान में लगाओ, उंगलियां रखो 2 उंगलियां या ऊपर भौं के ऊपर, और 3 आंखों पे आंख बंद कर लो और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दो और फिर भंवरे जैसा गुंजार करते हुए सुनना मुझे। धीरे धीरे सांस लेते जाएंगे। पहले सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे तो कान में दोनों अंगूठे, आंखें ढकी हुई, आंखें बंद, और फिर ऐसे हम आवाज के साथ सांस छोड़ेंगे। इसके बाद फिर सांस लो और फिर ऐसे ही सांस छोड़ो। इसको कहते हैं भ्रामरी। और एक और आसान है ओम का उच्चारण। सांस लो और फिर ओम का उच्चारण करते हुए
ये है प्राणायाम। धीरे धीरे सीखना इसको। मैं आपको बताता हूं कि इसके कारण मन धीरे धीरे स्थिर और एकाग्र होता है और स्ट्रेस धीरे धीरे समाप्त होता है। हमको कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा अभ्यास हो जाएगा और हम आनंद और प्रसन्नता के साथ परिणाम की चिंता किए बिना हम पढ़ाई कर सकेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा सवाल। थैंक यू सर। ठीक है, हरिओम। माइक ऑन करो बेटी। अब 5 सवाल लेंगे, फिर शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। एक हो गया, 4 और। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं खुशी परवीन कक्षा 12वीं कला संकाय की छात्रा हूँ। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि यदि मैं कक्षा में कम अंक प्राप्त करती हूँ तो मैं अपने माता पिता और परिवार का सामना कैसे करूँगी? मैं माता पिताओं से पहले कहना चाहता हूँ, बच्चों पे कभी दबाव नहीं डालें। नहीं, आधा तो प्राण मम्मी पापा ही खा जाते हैं। स्कूल से आए नहीं कि डंडा लेके बिठा दिया, पढ़। अरे वो मशीन थोड़ी है वो। स्कूल से पढ़ के आए तो थोड़ा बहुत खेलने कूदने दो। देखो, नंबर कम भी आ गए तो मैंने पहले ही कहा, कम नंबर आने का मतलब असफलता नहीं है। जिसके नंबर कम आए वो दूसरा काम बहुत अच्छा कर सकता है। कई बार बाई चांस हो जाता है ऐसा। कोई पेपर ऐसा आ गया हो तो उसका इतना अध्ययन नहीं किया हो तो उसके कारण परिणाम वैसे आ जाते हैं। कोई डिग्री ही बुद्धि का प्रतीक नहीं है। अब जो बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी परिवार, उनका कारोबार शुरू किया था स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी ने। वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। कई लोग गांव में हम देखते हैं जिनकी डिग्री नहीं होती, बुद्धि बहुत होती है। तो माता पिताओं से मैं कहना चाहता हूं, बच्चों को बिल्कुल दबाओ मत। या अन्याय करना है, उनको प्रसन्न चित्त होकर पढ़ाई करने दो। और हम खुद भी ये सोचें कि अगर डिग्री में 1 साल अच्छे नंबर नहीं आए तो नहीं आए, बाकी काम हम अच्छा कर सकते हो। हम जिंदगी थोड़ी हार गए कोई। और जो किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत करेंगे, अच्छा आए तो ठीक है और कम आए तो भी ठीक है, फिर अगले साल देखा जाएगा। नहीं तो दूसरे 17 काम करने के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है खुशी? नमस्कार मामा जी। नमस्कार बेटा। मैं नितिन सोलंकी कक्षा 12वीं गणित संकाय का छात्र हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लैपटॉप प्राप्त करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये मेरा ही नहीं, यहाँ बैठे सभी विद्यार्थियों का प्रश्न है। बेटा, घंटे का और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है रे। अगर एकाग्र चित्त होके मन को ध्यान से कंसंट्रेट करके अगर आप सवेरे या शाम ढंग से 2-2, 3-3 घंटे पढ़ लो परीक्षा के समय, वो पर्याप्त है। लेकिन मन एकाग्र होना चाहिए। अब कई बार पढ़ तो रहे यहां और दिमाग घूम रहा है कहीं क्रिकेट के बाल में या टीवी के किसी शो में या फिर सोशल मीडिया में, तो फिर वो कितने घंटे पढ़ लो, फिर 20 घंटा भी पढ़ लो तो चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम कम समय में भी पूरा मन एकाग्र करके, ध्यान भटके ना और कोई चीज दिखाई ना दे। एक उदाहरण तुमने सुना है, जब द्रोणाचार्य जी ने बच्चों की परीक्षा ली कौरव और पांडवों की, तो उन्हें एक चिड़िया रख दी पेड़ पे और कहा कि इसकी आंख में तीर मारो। लेकिन तीर मारने के पहले उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो उन्हें पूछा, दुर्योधन से पूछा, देखो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? पेड़ की तरफ हाथ करके। तो दुर्योधन कहने लगे, मेरी आंखें बहुत तेज है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा पेड़ है वो दिखाई दे रहा है, पेड़ की डालियां दिखाई दे रही है, डालियों के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फूल फल दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। ऐसे ही दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, 5वें से पूछा, तो यार नहीं सब कुछ दिख रहा है। कोई कहने लगे पेड़ पे चीटा चीटी चल रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं,
पेड़ की डालियां दिखाई दे रही? बोले नहीं। फूल दिखाई दे रहे हैं? बोले नहीं। पत्ते दिखाई दे रहे हैं? बोले नहीं। चीटा चीटी दिखाई दे रही? बोले नहीं। तो बोले अंधे हो तो दिख क्या रहा है? बोले गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अर्जुन ने चिड़िया की आंख भेजी। मतलब हम जिस काम के लिए जिस क्षण बैठे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान लगा के पढ़ें बस, फिर इधर उधर चित्त ना भटके, तो चीज तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी। कंप्यूटर से ज्यादा तेज है अपना दिमाग। मैं जब पढ़ता था, तुमको बताता हूं, तो मैं इतने ध्यान से पढ़ता था कि मैं जब लिखने बैठता था परीक्षा में, परीक्षा के हाल में, तो मुझे वो पन्ना तक दिखाई देता था। सीधे कि मैंने ये पढ़ा था पेज नंबर 92 और पन्ने पे इस पैरा में ये लिखा है, क्योंकि मैं इतने ध्यान से पढ़ता था कि वो शब्द दिखाई दे जाते थे मुझे। बात दिमाग में इतनी बैठ जाती थी, कंप्यूटर से ज्यादा तेज है अपना दिमाग। इसलिए ध्यान लगा के पढ़ो। हम 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, पर्याप्त तो मुझे लगता है, लेकिन पढ़े तो मन से पढ़े। धन्यवाद। आदरणीय मामा जी, मैं नेहा राठौर कक्षा 12वीं वाणिज्य कला की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक कुशल प्रशासकीय अधिकारी बनने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? कुशल प्रशासक के लिए एक श्लोक बताता हूं तुमको। किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है, कुशल होना है, न केवल प्रशासक के लिए बल्कि जनप्रतिनिधि और नेता के लिए भी, या किसी भी क्षेत्र में मंत्री के लिए, विधायक के लिए भी, एक श्लोक है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, अच्छा कार्यकर्ता, सात्विक कार्यकर्ता कौन? तो उन्होंने कहा मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो निष्पक्ष रूप से सोचे। कोई मेरा प्रिय है तो उसका पक्ष ले लूंगा, कोई मुझे उतना प्रिय नहीं है तो उसके खिलाफ कुछ कर दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब जिसको घमंड ना हो, अहंकार ना हो। दूसरी चीज मुक्त संगो अनहमवादी। धृति मतलब धैर्य। प्रशासक में धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिस्थिति कठिन आती है, उन कठिन परिस्थितियों में अगर हमने धैर्य खो दिया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना। और चौथा है उत्साह। उत्साह से भरा रह कर, बिना उत्साह के कोई काम होता है क्या? बताओ, होता है क्या? नहीं होता। तो अंदर उत्साह भरा रहना चाहिए कि नहीं करूंगा, करके रहूंगा, और काम में सफलता मिले और चाहे असफलता मिले तो भी निराश ना हो। और अंतिम गुण है संवेदनशीलता, मतलब दिल में संवेदना चाहिए, दूसरों के दुख से दुखी हो, दूसरों की सेवा करके सुखी हो। जिसमें ये गुण होते हैं वो कुशल प्रशासक होता है। धन्यवाद मामा जी। ठीक है बेटी, अब आखिरी सवाल। नमस्कार मामा जी। हाँ नमस्कार बेटी। मैं कक्षा 12वीं गणित की छात्रा हूँ। मामा जी, मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मेरे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आप इतने ऊर्जावान कैसे बने रहते हैं? आपकी इस ऊर्जा का राज क्या है? आपका नाम क्या बेटी? अर्चना विश्वकर्मा। अर्चना बेटी, अर्चना जी मामा जी। अगर हम में से, तुम में से कोई भी ठान ले कि मुझे जीवन में ये बड़ा काम करना है, तो उस काम के लायक अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है तो शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपको अगर जाना है वैष्णो देवी दर्शन करने, तो कितने किलोमीटर की चढ़ाई है पता है कोई को? 14 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ की चढ़ाई है। अगर वैसे कोई आपसे कह दे कि वैष्णो देवी कोई 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ो, तो कोई चढ़ेगा क्या? नहीं। लेकिन वैष्णो देवी छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ जाते हैं। इसलिए चढ़ जाते हैं कि उनके मन में माँ के दर्शन की इच्छा शक्ति होती है कि माँ के दर्शन करने हैं। तो अंदर अपने आप ऐसी ताकत आती है कि वो पहाड़ पे चढ़ते चले जाते हैं। एक दिन तुम्हारी मामी चली गई पचमढ़ी, मैंने एक बार और सुनाया था, तो मैंने इसने मुझे फोन करके पूछा कि मैं चौड़ागढ़ जा रही हूँ। अरे मैंने कहा वो तो बहुत ऊपर है मत चढ़ना। बोल नहीं, मैं तो भगवान के दर्शन करके आऊंगी। अब चौड़ागढ़ की पूरी पहाड़ी, मुझे चिंता थी कि पता नहीं घुटनों का क्या होगा,
लेकिन ये चढ़ चढ़ा के और वहां से आ गई। लेकिन मैं वैसे कह दूं कि 1 किलोमीटर चढ़ जाओ तो नहीं चढ़ सकते। कहने का मतलब ये है कि अंदर अगर काम करनी, जैसे मेरे मन में एक अदम्य इच्छा शक्ति है, मध्य प्रदेश से गरीबी दूर करना है, मध्य प्रदेश का विकास करना है, भांजे भाजियों का भविष्य बनाना है, किसानों का कल्याण करना है, गरीबों का कल्याण करना है। तो मैं सोचता हूं कि शिवराज, तुझे आराम करने का हक है क्या? 8.5 करोड़ जनता का सेवक है तू, उनकी चिंता करनी है तो तू आराम से नहीं सो सकता, तू चैन से नहीं बैठ सकता, तू आम आदमी की जिंदगी नहीं जी सकता, तुझे हक नहीं है। क्योंकि 8.5 करोड़ का भविष्य बनाना है, भाग्य बनाना है, उन पर ध्यान देना है। और ये जो अंदर की इच्छा शक्ति है, ये शरीर से अपने आप ऐसे रसायन पैदा करती है कि मामा दिनों रात दौड़ता रहता है, काम करता रहता है। ये जिसमें भी पैदा होगी वो दिन रात काम कर सकता है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। ठीक है अर्चना, अब समाज समाप्त करें, क्योंकि आगे कार्यक्रम में सम्मान का ना, तब सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। कैसी लगी मामा की क्लास? तो मामा की बात मानोगे और खूब पढ़ाई करोगे और खूब खेलोगे। अभी क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई थी, अब कबड्डी की भी होने वाली तुम्हारी परीक्षाओं के बाद, और भी खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी होती रहेगी, चिंता मत करो। बेटों के लिए और बेटियों के लिए भी कुछ ना कुछ शुरू करेंगे, लेकिन अभी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जितने सहज आप बच्चों के साथ हैं, उतना मैंने हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और ये हर व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों के साथ बिताया हुआ जीवन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल होते हैं। एक बार पुनः सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं आग्रह करता हूं उन दानदाताओं के लिए जिन्होंने दिल खोलकर विद्यालयों को दान दिया है, और वो बच्चे जिन्होंने अपना नाम जिला स्तर पर रोशन किया है, इस कड़ी में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। नसरुल्लागंज से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल परीक्षा के टिप्स छात्रों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।